हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में कैसे क्या असर पड़ा, क्या इसका प्रभाव रहा, 1857 की शुरुआत कैसे हुई, राजस्थान में इसके क्या प्रभाव पड़े, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। और कैसे राजस्थान के राजाओं को अंग्रेज़ों की ज़रूरत पड़ी, कैसे मुगलों का राजस्थान में प्रभुत्व बढ़ा, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। मतलब मुगलों के जो साम्राज्य था, उसके पतन के पश्चात तो जो देश में उथल पुथल मची हुई थी, उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता, मतलब उसकी जगह जो खाली थी, उनको एक बार तो मराठाओं ने भर दिया। मराठाओं ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सरल हो गया, मतलब सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठाओं ने मंदसौर, कहा, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आ गई और इस बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्धि सिंह ने मराठा से सहायता प्राप्त कर दल्ले सिंह, जो वर्तमान में उस समय गद्दी पर था, उसको गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आज तक, मतलब आंतरिक मामलों के लिए मराठाओं से सहायता नहीं ली गई थी। मतलब आंतरिक मामलों संघर्ष में मराठाओं को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। मतलब शुरुआत किसने की थी? बुद्धि सिंह ने की थी। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठाओं को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक तो संतुष्ट रहे। मतलब उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों, मतलब राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठाओं ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। मतलब जो राजा थे वो आपस में ही लड़ने लगे और उनकी लड़ाई मीटने के बहाने ही राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश होने लगा। साहू ने पेशवा बाजीराव जो कि एक मराठा था, पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 में सवाई जयसिंह, जो मालवा का सूबेदार था, उसको मराठाओं ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने, कितने 28 परगने 1761 से, मतलब उनको मराठाओं को देने पड़े 28 परगने। और 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों, मतलब जो राजपूत शासक थे वो कमजोर पड़ने लगे। उनकी स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठाओं के हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा खाली नहीं किया, तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में, कहाँ 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ के हुडा नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय था। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य को आश्रय या शरण न देने की शपथ ली,
परंतु इस सम्मेलन से वांछित परिणाम नहीं निकले। क्योंकि रियासती शासक में आपसी द्वेष था, मतलब राजाओं में भी आपसी अनबन थी। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था, मतलब कोई भी वहाँ पर नेतृत्व करने के लिए कोई भी अच्छा नेता नहीं था। रियासतों की स्वार्थी नीतियाँ और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी था। मतलब जो जिस भी राजा ने जो नीतियां बनाई थी वो सबसे पहले खुद के लिए बनाई, मतलब खुद के लिए ज़्यादा लाभदायक नीतियां बनाई, इसीलिए उनकी नीतियां ज़्यादा सफलदायी नहीं हो पाई। 1735 में मुगल और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ने का पुनः सफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। कौन निकला? पेशवा। उसने, ये भी मराठा का एक राजा था, उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयपुर ने मराठाओं और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह सफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ राजपूत मराठाओं के भी करदाता बन गए। ठीक है। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम होता है, जो राजा का एक रूप होता है, को बिना युद्ध किए ही दुर्राह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठाओं को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठाओं ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेतारण परगने के चौथ वसूल करना शुरू कर दिया। चौथ एक कर होता है और चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया। 1787 में राजपूत ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी, मराठा कमजोर पड़ने लगे। इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेज ने अपने पे जमा लिए थे, मतलब इसी वजह से अंग्रेज राजस्थान में आने शुरू हुए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो आगे का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।